अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आज हम लेक्चर नंबर 30 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सब के लिंक्स जो हैं वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उनको यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करना है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के इस मेन टॉपिक में हमने सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करनी है। देन वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। देन वी विल डिस्कस मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर इंटीग्रल। देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट एवरेज वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। इन सब टॉपिक्स को हमने बारी बारी डिस्कस करना है और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आपने ये वीडियो सारी देखनी है और किसी को अगर कोई इशू होता है, कोई क्यूरी होती है रिगार्डिंग दिस लेक्चर या जो हमने पहले लेक्चर पढ़े हैं उनके हवाले से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सही है। इसको आपने गौर से सुनना है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ f इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी देन द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यहाँ पर आपके पास ये जो कैपिटल F है बेसिकली ये इस F का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल है। मतलब इस F का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो हमें ये कैपिटल F मिलेगा। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यूज़ की है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ये डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है उसमें जो इंटीग्रल की लिमिट्स होती हैं वो गिवन होती हैं। देखिए ना, आपके पास ये इंटीग्रल है और इसमें यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है। तो मतलब ये जो थ्योरम है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इस थ्योरम का प्रूफ भी गिवन है और इस प्रूफ में लिखा है कि हमने मीन वैल्यू थ्योरम इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, ये हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 25 या 26 में किया है, ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम। हमने मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पर इस लेक्चर में मैं इस थ्योरम के प्रूफ की बात नहीं करूँगा। अच्छा, अगर किसी ने इस थ्योरम का प्रूफ देखना है तो मैंने एक इलादा वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का जो लिंक है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के इस थ्योरम का प्रूफ जो है ना वो समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपने गौर से देख ली है। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं जो कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये सारा इसका थ्योरम है। इसको आप जो है ना वो अगर देखना चाहते हैं तो मेरी एक इलादा से वीडियो है जो कि मैंने पहले ही बता दी है, वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, देखें ज़रा। ये आपके पास इसकी पहली एग्जांपल है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नजर आएँ। इवेल्युएट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x dx। हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x क्या है, ये सिंपल x है। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो 1 से लेके 2 तक है। ये जो 1 है बेसिकली ये लोअर लिमिट है और जो 2 है ये अपर लिमिट है। जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास जो इस x का एंटी डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x का स्क्वायर। देखिए ना, ये x की पावर 1 है तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, पावर में एक और ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें। x की पावर 1 है, इसमें एक और ऐड करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी और 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ गया। अब यहाँ पर जिस तरह हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं ये स्टेप वही है, जस्ट हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड की है। अब यहाँ पे जो आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो हमने ऐसे लिख ली हैं, ठीक है। अब सबसे पहले x की जगह पे 2 पुट करें, जो अपर लिमिट है 2 पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 माइनस फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। अब x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ये हमने बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल को जो है ना वो एवेल्युएट किया है बाय यूजिंग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस।
ओके, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आई होप सो आपको ये नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल 1A है, एक्स का क्यूब, और हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या है, 1 से लेके 3 तक। सो एक्स का क्यूब है ना, तो इस पावर में एक और ऐड करें, एक्स की पावर 4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4। ये जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली आपको जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बुक है उसका पहला या दूसरा पेज है, वहाँ पर सारे फार्मूलेज जो है ना इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों के पास वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बुक नहीं है तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में मुझसे ले भी सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को वो सेंड भी कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे उस फार्मूले को हमने यूज़ किया है, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो गया, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स के हैं वो 1 से लेकर 3 तक है। सो इसमें आप एक्स की जगह पुट करें, सबसे पहले अपर लिमिट 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 बाई 4 माइनस 1 की पावर 4 1 ही होता है, 1 बाई 4। इसका आप LCM लें, सॉल्व करें तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल 1B है, इसमें भी हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इलादा कर दें और 3 की इंटीग्रेशन इलादा कर दें। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, माइनस 3 की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस 3x होती है, सही है ना। और इसमें हमने जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो पुट करनी है 1 से लेकर 2 तक। सो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करें, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू 2, ये अपर लिमिट है, माइनस अब लोअर लिमिट 1 है, x की जगह पे 1 पुट करें, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा -2/3। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, ये जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करने के बाद इसको देख भी लीजिएगा। ओके, अगर समझ नहीं आती तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारे पास, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है। फिर जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 से लेके π/4 तक है। अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, इसको भी आप देख लें, यहाँ पे सारा मेथड लिखा है, इसको आप पॉज करके देख भी सकते हैं। ओके, कहीं से भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास सेकेंड ईयर में जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 3.6 जो है उसमें बेसिकली हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के हवाले से बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारी टेक्निक जो हैं वो हमने उन क्वेश्चंस पर, पूरी एक्सरसाइज पर हमने लगाई है। आप उसको अगर एक दफ़ा देख लें, उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको देख लें तो आपको ये जो कंसेप्ट है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, आप ज़रा मैं हैंड आउट्स ओपन करता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखें ज़रा। c इंटू सी हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो क्या है, a से लेकर b तक। क्योंकि हमारे पास जो हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो x में पुट करनी होती हैं, तो c को आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सो एफ ऑफ एक्स इंटू और इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स हैं a से लेकर b तक, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो सारे के ऊपर जब आपके पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स हों तो हर एक के ऊपर अलग-अलग हो सकती हैं। इससे रिलेटेड अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल भी किया आप लोगों के सामने। दो फंक्शन जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और सारे के ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट्स हों तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बड़ी समझने वाली है, इसको भी ज़रा देख लें। हमारे पास यहाँ पे देखें ये जो एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ जो है बेसिकली ये उस स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है। एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर हो और सारे के ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट्स हों तो यहाँ पर आप इसको पहले अपर लिमिट पुट करें, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सी हमारे पास जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर तो हम एक बी और ए पुट नहीं कर सकते ना, हमने तो एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखें ना, हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब देखें ये लिमिट हमने पुट की हुई है और इसको हमने फिर ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, एफ ऑफ एक्स, और लिमिट क्या है, ए से लेकर बी तक, और फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, या दिस शोज दैट
ऑल एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑन ए बी गिव द सेम वैल्यूज। ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है इसके जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो हमें हमेशा सेम वैल्यू ही देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है। यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन नहीं है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ओके ना, सो हमारे पास यहाँ पे ये कैपिटल एफ जो है वो इस स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है, और ये जो सी है ये बेसिकली हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऐड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है। सो इस डेफिनेट इंटीग्रल का आप ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको नज़र आ रहा है, इसका सबसे पहले हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये थ्योरम में भी मेंशन था कि सबसे पहले हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, और वो एंटी डेरिवेटिव जो होगा उसके बाद हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो पुट करेंगे। तो मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट हमने लिमिट ख़त्म कर दी है और सिंपल इसकी इनडेफिनिट फॉर्म में इंटीग्रेशन लिख दी है, और हमारे पास उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स बाय लिख दी हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में रिलेशन है कि आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखें और बाय लिमिट्स लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, देखें ज़रा। यूजिंग द फर्स्ट थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू कॉज एक्स। वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है ओवर द इंटरवल, और इंटरवल क्या है, 0 से लेके 2 पाई तक। ये इसका ग्राफ भी गिवन है। ओके, यहाँ पे आपके पास 0 से लेके 2 पाई तक हमारे पास इंटरवल है, और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अच्छा, सिंस कॉज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब 0 और पाई के दरमियान, या ख़ुद ये भी हमारे पास जो है ना, इसमें एक्स हमेशा, कॉज एक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको इंटीग्रेट करें 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, कॉज एक्स डी एक्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरह इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। उसके बाद बाहर लिमिट्स लिख लें इंटीग्रेशन की। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, और बाहर हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब ज़रा लिमिट्स अप्लाई करें, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 विच इज़ इक्वल टू 1। साइन पाई बाई 2 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तब हमारे पास आंसर 1 आ गया। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उसने क्या लिखा है, आई deliberately choose c is equal to 0 since we just saw that the value of c is equal to 0 does not change the answer। देखें ना, यहाँ पर जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड की है cos x की, तो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हम c भी ऐड करते हैं, तो sin x प्लस c होना चाहिए था ना, तो हमने c को यहाँ पे मतलब अपनी मर्जी से 0 ले लिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल भी बड़ी आसान सी है, देखें ज़रा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि हमारे पास ये जो इंटरवल है ना, ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक होना चाहिए था, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन फाइंड किया वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक फाइंड किया। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा पहले ही डाउट हो रहा था। सो बाय द वे, ये आपके पास जो इंटरवल है ये 0 से लेके पाई बाई 2, ये आपने कर लेना है। यहाँ पे गलती से उन्होंने मेंशन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है, और इसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है फ्रॉम 0 to 3। सो यहाँ पर देखें ज़रा, बहुत 3 फंक्शन हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, हर एक की इंटीग्रेशन आप इलादा अलग कर सकते हैं। देखें, एक्स क्यूब की इलादा कर दी, उसके बाद 4x की इलादा कर दी, और 1 की इलादा कर दी। और देखें ना, हमारे पास हमें पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको हम इस तरह इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे, और बाहर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स। ओके, एक्स का क्यूब जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 4/4। उसके बाद 4 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लें, और x का इंटीग्रल क्या होगा, x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास x आता है। और हमारे पास उसके बाद हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट क्या है, 3 है। सो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है आप जस्ट उसकी जगह 3 पुट करें, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 81/4 माइनस ये 2 4 से कैंसिल करें तो 2 आता है। अच्छा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया।
उसके बाद प्लस, यहाँ पे पुट करें x की जगह पे 3, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस, अब जहाँ जहाँ x से 0 पुट करें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे उसने एक बार 0 लिख लिया है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 21/4 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसको भी आप देख लें। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स पर यहाँ पे कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा जब x लेस देन 2 होगा, और एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 2 होगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। सो यहाँ पर हमने अपने जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखें ना, 0 से लेके 2 तक ये हमारे पास एक फंक्शन बनेगा जो कि एक्स स्क्वायर है, और 2 से लेके 6 तक ये हमारे पास दूसरा फंक्शन बनेगा जो कि 3x माइनस 2 है। सो यहाँ पर उसने यही किया है, 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 से लेकर 6 3x माइनस 2 डी एक्स। सो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 128/3 आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स है इसकी हम बात कर लेते हैं। हमने अपने किसी एक प्रीवियस लेक्चर में, आई थिंक सो लेक्चर 26 या 25 था वो, जिसमें हमने मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स की बात की थी। ओके अच्छा, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है फॉर इंटीग्रल, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ज़रा उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखें, सिंपल जो मीन होता है, अगर हमारे पास लेट सपोज 10 नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5 अप टू 10, ये 10 नंबर हैं, और आपसे कहा जाए कि इन 10 नंबर का मीन फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ऐड ऑल द डेटा एलिमेंट्स एंड डिवाइड द सम बाय नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको हमने ऐड करना है और जितने नंबर थे उस पे डिवाइड करना है। लेट्स सपोज 10 नंबर है ना, तो 10 पे डिवाइड करना है। सही है, यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, देखें ज़रा। मीन कैसे फाइंड करते हैं? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब जितने हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे सारों को ऐड करें, और जितनी उनकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर 10 है तो 10 पे डिवाइड करेंगे, अगर 12 है तो 12 पे डिवाइड करेंगे, अगर 20 है तो 20 पे डिवाइड करेंगे। ओके अच्छा, अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर लेते हैं। ये नंबर्स की बात है, नंबर्स का मीन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर फंक्शन गिवन हो किसी एक ख़ास इंटरवल a से लेकर b तक, और आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर हम मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये फंक्शन का एवरेज बताता है, फंक्शन की एवरेज वैल्यू बताता है किसी इंटरवल में। समझ गए? ओके, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट है सबसे पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। इफ़ f इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, f हमारे पास अगर कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल ए बी पर, देन देर इज एट लीस्ट वन नंबर x स्टेरिक इन ए बी सच दैट द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x स्टेरिक इन टू b माइनस a। सो ये बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम है, और ये उसकी स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f है जो कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, तो उस क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान कोई एक पॉइंट x स्टेरिक लाजमी होगा सच दैट द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x स्टेरिक इन टू b माइनस a। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको ये बताई है कि ये जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है ये किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू जो है ना वो बताता है किसी एक क्लोज इंटरवल में। सही है। अब यहाँ पे पिक्चर की मदद से हम समझते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्योमेट्रिक पर्पज़ है वो क्या है। ओके, मुझे सबसे पहले ओपन करने दें। ओके, ये आपको नज़र आ रहा है मीन वैल्यू थ्योरम। ये मैंने एक रैंडम सी पिक्चर ली है गूगल से। ओके, यहाँ पर देखें आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये जो रेड लाइन है आपके पास, ये रेड लाइन किसी फंक्शन का ग्राफ है और ए से लेके बी तक क्लोज इंटरवल है एक्स एक्सिस पर। सही है। अच्छा, जो इंटीग्रेशन होती है उसका मकसद क्या है? ए से लेके बी तक अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि इस रेड लाइन के नीचे जितना भी एरिया होगा वो हमने फाइंड करना है, और इंटरवल क्या है? ए से लेके बी तक। ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है कि एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड करना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमारे पास ऑफ कोर्स जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी ए से लेके बी तक वो भी गिवन होंगी। अच्छा,
ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है, इसके दरमियान कोई पॉइंट एक्स स्टेरिक होगा, यहाँ पे उसने उसको एक्स स्टेरिक को सी बोला है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो बेसिकली एवरेज वैल्यू मिलेगी हमें। अच्छा, ये सी पॉइंट है, देखें ज़रा, इस सी पॉइंट के ऊपर ये आपके पास सी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो सी को जब हम एफ फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ सी मिलेगा, मतलब ये हाइट मिलेगी, इस रेक्टेंगल की हाइट मिलेगी। और इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, बी माइनस ए, ये ए से लेकर बी तक इंटरवल है ना, तो इसकी विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, बी माइनस ए करेंगे ना। अच्छा, हाइट को जब विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन देखें ज़रा, हमें तो इस कर्व के नीचे ये सारा एरिया चाहिए था, लेकिन ये आपके पास जो रेक्टेंगल है इसमें ये वाला एरिया तो मिसिंग है, ऊपर वाला, क्योंकि ये तो कर्व के नीचे है लेकिन ये मिसिंग है। लेकिन ये तो फालतू है ना। देखें, ये आपके पास कर्व के ऊपर एरिया है, ये मिसिंग है, लेकिन ये इसमें शामिल हो गया है। तो आपके पास इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। समझ गए? यही ये मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है। देखें ना, ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। ये जो एफ ऑफ सी है बेसिकली ये इस रेक्टेंगल की हाइट है, ठीक है, और बी माइनस ए क्या है, इस रेक्टेंगल की विड्थ है। सो हाइट मल्टीप्लाई विड्थ से हमें इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ गए? ओके, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ भी है। इस प्रूफ को यहाँ पर हम जो है ना वो डिस्कस नहीं करेंगे। इस से रिलेटेड जो है ना इस थ्योरम की एक इलादत से मैं वीडियो बना दूंगा, अभी तक मैंने बनाई नहीं है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मैंने वीडियो बना दी है, उसके प्रूफ की, उसकी एग्जांपल की। सो उसका लिंक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैंने मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं वेरी सुन इंशाल्लाह बना दूंगा। तो उसका लिंक भी आपको कुछ दिनों तक जो है ना, अभी नहीं है लेकिन कुछ दिनों तक आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम ज़रा क्या करते हैं कि इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 से लेके 4 तक। द MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स गारंटीज दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स स्टेरिक इन 1/4, मतलब इस इंटरवल के दरमियान कोई एक पॉइंट एक्स स्टेरिक लाजमी होगा, सच दैट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टेरिक, और यहाँ पे b माइनस ए मतलब 4 माइनस 1। ओके, अब बेसिकली हमने वो पॉइंट फाइंड करने। सही है, हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x को रिप्लेस करें एक्स स्टेरिक से, तो एफ ऑफ एक्स स्टेरिक विच इज़ इक्वल टू एक्स स्टेरिक का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्टेरिक की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्टेरिक का स्क्वायर, और 4 माइनस 1 3 आ गया। बेसिकली हम इस एग्जांपल में वो जो पॉइंट है ना जिसके ऊपर फंक्शन की एवरेज वैल्यू आएगी 1 और 4 इंटरवल के दरमियान, वो हमने पॉइंट फाइंड करने। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी इंटीग्रेशन तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें ज़रा, 1 से 4 तक हमारे पास इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो 1 से लेके 4 तक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास 21 आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड तो 21 आ गई। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह 21 पुट करें और 3x स्टेरिक का स्क्वायर, 21 इज इक्वल टू 3x स्टेरिक का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे उसने लिखा भी है, सो 3x स्टेरिक का स्क्वायर इज इक्वल टू 21, और यहाँ से x स्टेरिक कितना आएगा, स्क्वायर रूट 7। सो आपके पास 1 और 4 के दरमियान ये स्क्वायर रूट 7 जो है, इस पर हमें फंक्शन की एवरेज वैल्यू मिलेगी। सो इस तरह की आपके पास एग्जांपल्स जो हैं वो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स जो है ना उसकी एप्लीकेशन के तौर पे हम जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पेपर में भी अगर आती हैं, आपके क्विज़ेस, आपके असाइनमेंट्स या आपके मिड टर्म फाइनल एग्जाम्स में आती हैं, तो आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, जो उसने फार्मूला हमें एक दिया है उसको यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी डेफिनेशन है लेक्चर नंबर 30 की, उसको भी हम देख लेते हैं। एवरेज वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन देखते हैं ज़रा। एवरेज वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, जो कि हमें मीन वैल्यू थ्योरम भी बताता है कि फ़ंक्शन की एवरेज वैल्यू कौन से पॉइंट के ऊपर मिलेगी। सो ये बेसिकली हमें मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल बताते हैं। ओके, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी,
अगर इंटीग्रल वाला है तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस भी होगा। देन द एवरेज वैल्यू या जिसे मीन वैल्यू कहते हैं ऑफ एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफाइंड टू बी एफ एवरेज इज इक्वल टू 1/b माइनस ए into integral from a to b f of x dx. If y is equal to f of x, then f average is also called the average value of y with respect to x over the closed interval ab. ओके ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये पुरानी जो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल है उससे मिलता जुलता है। देखें ना, ये जो b माइनस ए है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा f एवरेज इन टू बी माइनस ए। अब वो जो एफ एवरेज था वो बेसिकली कौन सा पॉइंट था, वो बेसिकली एक्सटेरिक पॉइंट था ए बी के दरमियान। ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। एवरेज वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स जो होंगी उसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से देख के एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन जो है ना इसका कंसेप्ट जो है ना मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये एंड होता है। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी लेक्चर नंबर 31। सो आज की वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट बॉक्स में जो है ना अपना फीडबैक दे सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।